हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सोशियो रिलीजियस मूवमेंट अमॉन्ग मुस्लिम्स, पारसीज एंड सिख्स इन द 19th सेंचुरी। दोस्तों, ये हमारे हमने जो अभी तक लेक्चर जो प्रस्तुत किया है सामाजिक और धार्मिक सुधार कार्यक्रम के तहत में, ये हमारा अंतिम लेक्चर है। तो मैंने सोचा कि इसको पूरी तरह से कंप्लीट ही कर दिया जाए, इसको छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन से ज़्यादा इसमें जो है वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने निर्णय लिया कि इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। अभी तक दोस्तों हमने आपको रिफॉर्म्स, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट या रिफॉर्म मूवमेंट या सुधार कार्यक्रम के बारे में हमने बताया। तो कोई इसमें आप बता सकते हैं कि रिफॉर्म में, मैंने सुधार में और रिवॉल्यूशन में क्या अंतर है? कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन? सुधार और क्रांति, इस दोनों में अंतर क्या है? क्या आप बता सकते हैं? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है, ये क्लास जो है वह है कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए। किताबों में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो हमारा जो बेसिक उद्देश्य है वो क्या है? टू क्लियर द कंसेप्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सोशल मूवमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सोशल मूवमेंट क्या होता है? कोई बता सकता है? सामाजिक आंदोलन, व्हाट इज दिस? ए सोशल मूवमेंट इज ए सोशल मूवमेंट A social movement is a collective effort is a collective efforts to promote or resist change। एक सामूहिक प्रयास होता है। कोई सोशल मूवमेंट या सामाजिक जो आंदोलन होता है, कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता है, 2, 4, 10 व्यक्ति का काम नहीं होता है, इसमें बहुत सारे लोग, समूह का काम होता है। और इनके प्रयास के द्वारा जो है वो बदलाव को या तो रेसिस्ट किया, ऐसा रोका जा सकता है, और या प्रमोट किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया कि जब राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना किया और उन्होंने जिस तरह से हिंदू समाज की जो कमियां थी, जो वीकनेसेस थे, उनको दूर करने के लिए प्रयास किया। उन्होंने एकेश्वरवाद की थ्योरी लाया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनकारनेशन की थ्योरी को नहीं मानता हूं, मैं कर्म की थ्योरी को नहीं मानता हूं। ये सारे चीज मैंने आपको बताया। उन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया। महिलाओं की जो उस जमाने में जो दुर्गति थी उसको सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न कॉलेज शुरू किए, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। किसानों को जो अनेक प्रकार से शोषण किया जा रहा था जमींदारों के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, उसके खिलाफ में भी उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। और उन्हीं के जबरदस्त प्रयासों का सती जो घृणित व्यवस्था थी उसको समाप्त किया जा सका। अंग्रेज मजबूर हुआ, लेकिन इसका एक रिएक्शन भी हुआ। और वो रिएक्शन क्या था? जो मैंने आपको पूर्व के लेक्चर में बताया था कि राधाकांत देव के द्वारा धर्म सभा 1830 में स्थापना की गई और उन्होंने
ब्रह्मो समाज के द्वारा जो हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में जो सुधार के प्रयास किए जा रहे थे उसका खुल्लम खुल्ला विरोध किया। तो दिस इज कॉल्ड रेसिस्ट टू चेंज। यू नो, जो चेंज को या बदलाव को रोकने का प्रयास करता है, दैट इज कॉल्ड, दैट मे बी ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट। दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे कुछ सोशल मूवमेंट जो होगा वो प्रमोट के लिए होगा, जैसे कि आर्य समाज आंदोलन, जैसा कि रामकृष्ण मिशन का कार्यक्रम जो मैं आपको बता चुका हूं, सत्य शोधक समाज जो महात्मा फूले के द्वारा महाराष्ट्र में जोर शोर से चलाया गया। ये सभी जो समाज सुधार थे या सामाजिक आंदोलन थे, वो सब एक सामूहिक प्रयास के द्वारा बदलाव को बढ़ोतरी करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किया गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रयास किए गए थे जो कि बदलाव को रेसिस्ट कर रहा था, रोक रहा था। जैसे कि हमने धर्म महामंडल जिसका हेडक्वार्टर बनारस था उसके बारे में बताया था, और एक कट्टरपंथियों का एक संगठन था। तो उसकी स्थापना 1902 में हुई थी और मदन मोहन मालवीय उसके बहुत बड़े प्रोटेक्टर थे। ये सब बातें, तो ये क्या था, ये जो बदलाव जो किए जाने का प्रयास किया जा रहा था विभिन्न सुधार आंदोलन के द्वारा, उसको रोकने का प्रयास, टू रेसिस्ट द चेंज, ये उनका मकसद था। हालांकि उस मकसद में वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको 3-4 पॉइंट और बताएंगे, और वो क्या है, तो आप अभी तक तो ये समझ ही गए होंगे कि सोशल मूवमेंट जो सामाजिक जो आंदोलन होता है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं, अवयव हैं। पहला कि इसमें कलेक्टिव एक्शन होता है, माने सामूहिक प्रयास होता है। दूसरा, ओरिएंटेड टुवर्ड्स चेंज, ओरिएंटेड टुवर्ड्स सोशल चेंज। इसको लिख ही देते हैं। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सोशल मूवमेंट। फर्स्ट, कलेक्टिव एफर्ट्स। दूसरा, ओरिएंटेड टुवर्ड्स, और तीसरा, सम आइडियोलॉजिकल आउटलुक। तो कोई भी समाज सुधार अगर चलाया जाता है, सोशल मूवमेंट चलाया जाता है, तो उसके 3 अवयव होते हैं। पहला, सामूहिक प्रयास। दूसरा, सामाजिक बदलाव के प्रति अग्रसर होना, ओरिएंटेड टुवर्ड सोशल चेंज। एंड थर्ड, सम आइडियोलॉजिकल आउटलुक, माने कुछ वैचारिक दृष्टिकोण। ये 3 फैक्टर काम करते हैं। और इसके लिए चौथा जो फैक्टर है वो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, माने संगठन। बिना संगठन के आप सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते। और 5वां, टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है। तो 5 महत्वपूर्ण इसके अवयव हैं। तो ये मैं समझता हूं ये दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम शिफ्टिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ सोशल रिफॉर्म। दोस्तों, जो रिफॉर्म होता है, जो मैंने आपको पूछा, आप लोगों में से किसी ने नहीं बताया कि रिफॉर्म क्या होता है। रिफॉर्म का हिंदी होगा सुधार। इसका मतलब क्या होता है रिफॉर्म? जैसे कि अभी तक जो हम 3-4 लेक्चर आपको बताएं उसमें हमेशा हमने रिफॉर्म वर्ड का इस्तेमाल किया। हमने कभी भी रिवॉल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा क्यों? यहां भी हमने जो है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि रिफॉर्म माने होता है कि जो वर्तमान जो व्यवस्था है, जो वर्तमान जो स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी है, उसमें जो जो वीकनेसेज आ गए हैं, जो जो डिस्क्रिपेंसीज आ गई हैं, जो कमियां आ गई हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना। तो विद इन द सिस्टम, अगर मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, तो सिस्टम में हो सकता है बहुत सारी कमियां आ गई हों, कुरीतियां आ गई हों, तो उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना, दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म।
मान लीजिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जाति व्यवस्था है, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। हमने आपको सोशियोलॉजी क्लास में बताया था कि कास्ट सिस्टम के क्या फायदे हुए हिंदुस्तान में और उसके क्या क्या नुकसान हुए। तो जब हम सुधार की बात करते हैं, तो जब हम जाति व्यवस्था में सुधार की बात करते हैं, तो मतलब हमारा कहने का आशय यह है कि हम जाति में व्यवस्था में जो विसंगतियां जो आ गई हैं उनको करने का प्रयास करते हैं। जैसे जाति व्यवस्था में जब मान लो अस्पृश्यता आ गया है, अनटचेबिलिटी, उसको दूर करना है, नंबर 1। नंबर 2, जाति व्यवस्था में जो बहुत सारी जो रिजिडिटी आ गई है, कठोरता, उसको दूर करने का प्रयास करना है। जो पूरी तरह से इंटर डाइनिंग, माना आपस में जो लोग भोजन करते हैं वो पूरी तरह से प्रतिबंध है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। तो ये सब जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम अगर किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड रिफॉर्म्स, मतलब सुधार। लेकिन दोस्तों, अगर हम कहें कि नहीं, हमको जाति व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर देना है, हम जाति व्यवस्था नहीं रखना चाहते हैं, देयर इज नो स्कोप फॉर द कास्ट सिस्टम इन इंडिया, हमें जाति व्यवस्था नहीं चाहिए, हम उसको उखाड़ फेंक देना चाहते हैं और उसके बदले में दूसरी व्यवस्था लाएंगे, हम एक कास्टलेस व्यवस्था करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्रांति। अगर जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, जो वर्तमान जो व्यवस्था है, उसको अगर पूरी तरह से हम खात्मा कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्रांति करना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कम्युनिस्टों का क्रांति सोवियत रूस में हुआ था 1917 में, या चाइना में कम्युनिस्ट का क्रांति हुआ था 1949 में। तो ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ था इंग्लैंड में, और इसी तरह से फ्रीडम मूवमेंट जो हमारे देश में चलाया गया था, तो वो भी एक क्रांति था। वो क्रांति कैसे था कि हम अंग्रेजी शासन नहीं चाहते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल का प्रस्ताव पास किया और रावी के तट पर झंडा लहराया, तो यह क्या था? एक रिवॉल्यूशन था। क्यों? कि हम अंग्रेजी व्यवस्था के माथत अब आगे काम नहीं करना चाहते थे, हम एक स्वतंत्र देश के रूप में काम करना चाहते हैं और अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे। दैट वाज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। मैं समझता हूं कि आप इतना समझ गए होंगे। तीसरा एक और टर्म है रिवाइवलिस्ट। दोस्तों, रिवाइवलिस्ट रिफॉर्म, अभी तक तो मैंने रिफॉर्म बताया, रिवॉल्यूशन बताया, क्रांति बताया। अब रिवाइवलिस्ट मतलब क्या होता है? रिवाइवलिस्ट मतलब होता है कि पुनः स्थापना करना। मान लीजिए कि वैदिक काल में महिला और पुरुष को सभा और समिति में जो दो इंपॉर्टेंट काउंसिल थे, उसमें उनको हिस्सेदारी करने का, पार्टिसिपेशन करने का बराबर का अधिकार था। शिक्षा में भी उन्हें बराबर का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार में भी उन्हें बराबर का अधिकार था, पब्लिक फंक्शन में भी वो बराबरी के तहत वो वहां भाग लेती थी। तो अगर हम कोई ऐसा समाज, चूंकि वैदिक काल को बीते हुए लगभग 2500 वर्ष हो चुके हैं या 3000 वर्ष हो चुके हैं, तो क्या अगर हम उस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं तो क्या होगा? रिवाइवलिस्ट। क्योंकि हम 3000 वर्ष जो पहले जो व्यवस्था थी उसको हम पुनः स्थापित करना चाहते हैं। जैसे कि
प्राचीन भारत में नियोग की व्यवस्था थी। नियोग, अब दोस्तों ये नियोग मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी को पुत्र पैदा नहीं हो रहा है या वारिस नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में जो या वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी से उसके देवर के द्वारा शारीरिक संबंध स्थापित करके वारिस पैदा किया जाएगा। दैट वाज कॉल्ड द नियोग सिस्टम। अब ये एक घृणित व्यवस्था है, लेकिन उस जमाने में प्रचलित था। तो रिवाइवलिस्ट में जो पुनर्स्थापना है, कुछ अच्छे भी चीजें थी, कुछ खराब चीजें भी थी। जैसे कि प्राचीन भारत में 8 प्रकार के विवाह सिस्टम थे। तो रिवाइवलिस्ट का यदि हम रिवाइवल कहते हैं तो इसका मतलब क्या कि 8 प्रकार के विवाह को भी हमको रिवाइव करना होगा। अरे दोस्तों, अब एक तो जैसा कि मैंने आपको सोशियोलॉजी क्लास में बताया था कि लड़की को लेके भागना और तब विवाह करना, या उसको नशापत्ती खिला करके शादी करा देना, जिसको कि पैशाच विवाह कहते हैं, यह भी एक रिवाइवलिस्ट तरीका होगा। और अभी आपने एक बहावी मूवमेंट का नाम सुना होगा। ये बहावियों ने 1857 की क्रांति में बहुत जबरदस्त भूमिका अदा किया था। और इनका उद्देश्य क्या था, इनका बेसिक उद्देश्य क्या था? ये चाहते थे, बहावी चाहते थे कि मोहम्मद साहब के समय में जो इस्लाम जिस प्रिस्टाइन फॉर्म में था, जिस शुद्धकरण में था, जो रियासत ए मदीना की स्थापना जो मोहम्मद साहब ने किया था, जहां पर कि उन्होंने हर एक व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, सबको बराबर का अधिकार दिया था, उसी तरह की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना, दैट विल बी कॉल्ड रिवाइवलिज्म। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और दोस्तों, एक होता है रिएक्शनरी मूवमेंट, प्रतिक्रियावादी आंदोलन। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो सोशल मूवमेंट है, अगर वो प्रगति की तरफ जा रहा है तब तो वो पॉजिटिव साइड में जाएगा, लेकिन अगर वो निगेटिव साइड में जा रहा है, अगर उसके खिलाफ में प्रतिक्रिया हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शनरी मूवमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको धर्म सभा का राधाकांत देव के द्वारा जो 1830 में स्थापना की गई थी, उसका उदाहरण दिया। दैट वाज द रिएक्शनरी मूवमेंट अगेंस्ट द रिफॉर्म मूवमेंट दैट वाज गोइंग ऑन इन इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ Raja Ram Mohan Rai, and later on under the leadership of Swami Vivekanand and our Samaj under the Dayanand Saraswati। एक दोस्त होता है दोस्त रेसिस्टेंस मूवमेंट। रेसिस्टेंस मूवमेंट माने क्या होता है? प्रतिरोध आंदोलन। अगर सरकार कोई कानून पास करती है, उसके खिलाफ अब विरोध करना, प्रतिरोध करना, और फिर एक सामूहिक प्रयास के द्वारा धरना करना, जुलूस निकालना, प्रदर्शन करना, पंपलेट के द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयास करना, अखबारों में आर्टिकल के माध्यम से लोगों को उस उक्त कानून के बारे में और उसकी जो कमियां हैं उसके बारे में बताया जाना, माने पब्लिक का मोबिलाइजेशन करना, ये सब क्या है? रेसिस्टेंट मूवमेंट के हिस्से हैं। जैसे कि एंटी अबॉर्शन मूवमेंट, ये एंटी अबॉर्शन मूवमेंट बहुत दिनों तक चला। गर्भपात के विरुद्ध गवर्नमेंट ने अबॉर्शन का कानून बनाया हुआ है, लेकिन उसके खिलाफ में एंटी अबॉर्शन मूवमेंट भी चला, पश्चिमी देशों में भी और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में भी। उसी तरह से
हम क्या देखते हैं कि जैसे कि नमक आंदोलन हुआ। अब ये जो साल्ट आंदोलन गांधी जी ने क्या किया था 1930 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, उसमें वो जेल भी गए। और ये कानून, ये आंदोलन उन्होंने क्यों किया? साल्ट एक्ट के कारण, साल्ट लॉ, नमक कानून के खिलाफ में, जहां पर कि सरकार ने लोगों से पैसा वसूलना चालू किया और साल्ट पर टैक्स लगाया। तो उसके विरोध में गांधी जी ने डांडी मार्च किया, और इसको हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस मूवमेंट। और दोस्तों लास्ट में एक और मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं अटोपियन। अटोपियन मतलब क्या होता है? काल्पनिक आंदोलन। काल्पनिक आंदोलन मतलब क्या होता है? ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य जो है कभी उसको फुलफिल नहीं किया जा सकता है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसा आंदोलन जिसके उद्देश्य को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अब हिंदुस्तान में कुछ जो पार्टियां हैं वो कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो राम राज्य स्थापित करेंगे। अब राम राज्य का मतलब क्या हुआ? कि जहां पर कि किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ शारीरिक या मानसिक नहीं होगा, हर व्यक्ति बराबर होगा, जो तुलसीदास ने कहा है राम राज्य का अवधारणा। लेकिन सबको मालूम है कि ऐसा राम राज्य ना तो पहले था और न कभी आने वाले दिनों में होगा। इसी तरह से कम्युनिस्टों ने क्या कहा कि हम एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करेंगे। क्लास में वर्गहीन समाज, क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स ने क्या कहा था कि अल्टीमेट जो कम्युनिस्ट राज्य का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? दैट विल बी टर्न इनटू ए क्लासलेस सोसाइटी वेयर देयर विल नो क्लास। मतलब जो वेज अर्नर है और जो रूलर है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा। माने वेज अर्नर ही रूलर होगा और रूलर ही वेज अर्नर होगा। देयर विल बी नो रोल डिफिनीशन, क्योंकि कोई व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। लेकिन सबको मालूम है कि चाइना में 1949 ईस्वी से कम्युनिस्टों का शासन है और वहां पर क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना नहीं हुई। 1917 में लेनिन के द्वारा सोवियत यूनियन में कम्युनिस्टों का शासन किया गया। सोवियत यूनियन खुद 1990 में विखंडित हो गया और 10-12 जो पूर्वी राज्य थे जहां पर कम्युनिस्टों का शासन था, वहां पर कम्युनिस्टों का शासन समाप्त हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि जो वर्गहीन समाज की जो बात मार्क्सिस्ट करते थे वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये सारे जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताया, ये सब किसके उदाहरण हैं? अटोपियन मूवमेंट के, माने काल्पनिक, जिसका उद्देश्य जो है वो काल्पनिक है, जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5-7 प्रकार के हमने मूवमेंट के बारे में बताया। अब अगर आपको कोई पॉइंट्स पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी पॉइंट्स फ्रॉम एनीबॉडी? हमने क्या कहा था कि जो रिफॉर्म होता है, जो रिफॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे? सुधार। सुधार का मतलब यह हुआ कि जो सामाजिक जो व्यवस्था है, जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, उसी के अंदर में जो जो कमियां रह गई उसको दूर करने का प्रयास करना ही रिफॉर्म है, मतलब सुधार है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हिंदू धर्म में या हिंदू समाज में हमने 19वीं शताब्दी में क्या देखा था कि बहुत सारी कुरीतियां घुस गई थी। जैसे पहला, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर देना, विधवा पुनर्विवाह नहीं होने देना, उनको जलालत की जिंदगी गुजर बसर होने देना, जाति व्यवस्था
बहुत ज़्यादा कठोर हो जाना, ब्राह्मणों का दबदबा होना, कर्म कांड बहुत खर्चीला होना, समाज में सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास का बोलबाला होना, ये सारे जो कमी, जो वीकनेसेस जो हिंदू समाज में घुस गए थे। एक तरफ तो हिंदू समाज कहता था या हिंदू धर्म कहता था कि वसुदेव कुटुंबकम, कि समूचा विश्व ही हमारा परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखना, हर व्यक्ति सुखी हो। तो हर व्यक्ति सुखी में तो शूद्र भी आएगा, अनटचेबल भी आएगा। तो सर्वे भवन सुखना, सर्वे संतु निरामया, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। और सर्वे भद्रान पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, न किसी को भी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। ये कितना बड़ा फिलॉसफी है। लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्या देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में जो कमज़ोर तबके के लोग थे, जो अस्पृश्य लोग थे, जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब थे, उनके साथ में बहुत ज़्यादा जाति की जाती थी। उन पर अनेक प्रकार के बंदिश लगाए जाते थे। तो किसी भी समाज सुधारक ने यह नहीं कहा कि हम हिंदू धर्म को ही पूरी तरह से खत्म कर देंगे, नो, और हम क्रिश्चियन धर्म को अपना लेंगे या इस्लाम को पकड़ लेंगे, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि हिंदू धर्म बहुत बेकार है। ऐसा किसी भी समाज सुधारक या स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस या आरजी भंडारकर या राणा डे या राजा राम मोहन राय या देवेंद्र नाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन, ये जो इतने बड़े धार्मिक सुधारक हुए, और खास करके जैसे महात्मा फूले या रामास्वामी नायकर, जिसने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट तमिलनाडु में चलाया था, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम क्रिश्चियन में चले जाएंगे, क्रिश्चियन धर्म अपना लेंगे या इस्लाम को में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सारे जितने भी सुधारक थे, इवन B.R. अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में जो समाज में जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिफॉर्म। लेकिन क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दो। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति ने क्या किया? आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की क्रांति से पहले जो फ्रांसीसी समाज था उसमें 3 वर्ग थे। एक वर्ग था कुलीनों का, दूसरा वर्ग था पादरियों का, और तीसरा वर्ग था सर्वहारा क्लास का, मासेस का, आम जनता का, जिसमें एक छोटा सा वर्ग मिडिल क्लास भी, मध्यम वर्ग भी आता था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति से पहले पूरा जो प्रिविलेज था, जो विशेषाधिकार था, वो किसके पास था? कुलीनों के पास में, नोबल्स के पास में और पादरियों के पास में। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुआ तो उसके बाद में हमने क्या देखा कि राजा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जो मोनार्की थी, राजतंत्र थी, उसको खत्म कर दिया गया। जो कुलीनों का और चर्चों का जो 70% से ज्यादा हिस्से जमीन के हिस्से पर उनका कब्जा था, वो सारे जमीन छीन लिए गए और आम जनता को बांट दिए गए। शासन और प्रशासन में मिडिल क्लास की महती भूमिका स्थापित हो गई। पादरियों को और कुलीनों को कोई समाज में वैल्यू नहीं रह गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो पुरातन व्यवस्था जो था, एंशिएंट रिजिम, उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो दैट इज कॉल्ड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन, या उसी तरह से चाइनीज रिवॉल्यूशन, या उसी तरह से इंग्लैंड में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, या अमेरिका में जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1776 में, दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्योंकि उस समय तक जो 13 कॉलोनी थी वो अंग्रेजों के कॉलोनी थे, उनके सारे लोग गुलाम थे। लेकिन अब जो 1776 के बाद
जब जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को हराया, तो उसके बाद में उन्होंने एक देश स्थापित किया 13 कॉलोनी को मिला करके, और उसके बाद में एक संविधान बनाया जिसको कि उन्होंने फिर 1789 ईस्वी में उसको लागू किया। दैट वाज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन, जहां पर कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों को मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर संविधान को बनाया गया, ताकि कोई भी अंग ज्यादा प्रभावशाली न हो और वह तानाशाही स्थापित न कर ले और प्रजातंत्र पर खतरा न स्थापित हो पाए। दैट वाज देयर मोटो। आप समझ गए विनीता? अब दोस्तों हम लोग अब चलेंगे कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट एमॉन्ग मुस्लिमों में जो धार्मिक और सामाजिक जो आंदोलन हुए, सुधार कार्यक्रम हुए, उसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। तो पहला है, आप लोग लिखते जाइए, बहावी। पहला था बहावी मूवमेंट। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? किसी को इसके बारे में जानकारी है? आपको बहुत कम मालूम है इसके बारे में। देखिए, वहाबी मूवमेंट जो है वो अरबिया में शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में, और वहाबी मूवमेंट का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि इस्लाम में जो बहुत सारे जो कुरीतियाँ जो घुस गई हैं, उन कुरीतियों को दूर करना, और जो मोहम्मद साहब ने जो रियासत मदीना के समय में जो इस्लाम को स्थापित किया था और जो उन्होंने सिद्धांत निरूपित किए थे, उन सिद्धांतों को पुनः लागू करना या पुनः स्थापित करना, ये एक कट्टरपंथी संगठन था, ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान में इसका जो प्रभाव है वो किसने शुरू किया? शाह वलीउल्लाह, ठीक है। और इसके बाद में 1820 से लेकर के 1860 के दशक में सैयद अहमद ऑफ राय बरेली, ये इसके बहुत बड़े झंडा बरदार थे। और इनका जो दो महत्वपूर्ण जगह जो है इनका हेडक्वार्टर था, एक पटना में और दूसरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में। तो दोस्तों ये सैयद अहमद राय बरेली, इनका उद्देश्य क्या था? ये भी वही चाहते थे कि जो बहावी मूवमेंट जो अरबिया में शुरू हुआ था और जो ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से जो बहुत सारे जो अन इस्लामिक जो ट्रेडिशन जो इस्लाम में घुस गए हैं उसको दूर करने का प्रयास करना, पहला। नंबर 2, चूंकि हिंदुस्तान जो है वो दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब मतलब लैंड ऑफ काफिर, तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, और इसी के तहत में उन्होंने सेपरेट होमलैंड मुसलमानों के लिए मांग किया अंग्रेजों से, ठीक है। इसके बाद में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन है वो ये क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि इस्लामिक वर्ल्ड में 4 महत्वपूर्ण लॉ गिवर्स हुए हैं, 4 लॉ गिवर्स। वो कौन कौन थे? पहला अबू हनीफा, जिसके नाम पर हनाफी स्कूल चलता है। तो इस्लाम में खास करके जो सुन्नी इस्लाम है, आपको पता होना चाहिए कि इस्लाम का 2 मेजर सेक्ट है, पहला सुन्नी, दूसरा शिया। और सेक्ट को मानने वाले लगभग 80% लोग हैं मुसलमानों में और 20% शिया है। तो शिया सेक्ट के मानने वाले में 4 महत्वपूर्ण जो है ना लॉ गिवर्स हैं। वो पहला है अबू हनीफा, दूसरा मलिक इब्न अनास,
मलिक इब्न अनास, तीसरा, और इसी से मलिकी स्कूल, ये लिखते जाता हूं मैं, मालिकी स्कूल, स्कूल ऑफ लॉ, तीसरा अल साफी, और चौथा अहमद अल हनबल। तो अल साफी से साफी स्कूल और अहमद अल हनबल से हनबाली स्कूल। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, ये याद रखिएगा, हम बार बार रायबरेली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाद में अभी हम तुरंत सर सैयद अहमद के बारे में बताएंगे जो अलीगढ़ मूवमेंट के संस्थापक थे, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए हम सैयद अहमद ऑफ रायबरेली बार बार बोल रहे हैं। तो सैयद अहमद बरेलवी या रायबरेली का जो उद्देश्य था वो क्या था कि ये चार प्रकार के जो सुन्नी स्कूल ऑफ लॉ हैं उसमें तादाद में स्थापित करना। और दोस्तों आपको मालूम है और आपको याद होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हनाफी स्कूल ही चलता है, ये 3 स्कूल नहीं चलते हैं। इस्लामिक जगत में अन्य अन्य देशों में चलते हैं, जैसे मलिकी स्कूल या अल साफी स्कूल या हनबाली स्कूल, लेकिन हमारे देश में हनाफी स्कूल ऑफ लॉ चलता है। और हनाफी स्कूल ऑफ लॉ के भी 2 भाग हैं, ये याद रखिएगा। पहला बरेलवी स्कूल कहां से आया? हिंदुस्तान के ही जो बरेली है उत्तर प्रदेश में, इसको बोलते हैं बरेलवी स्कूल। और दूसरा देवबंद स्कूल, ये इस्लाम का बहुत बड़ा सेमिनरी है यहाँ पर, और ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देवबंद स्कूल और बरेलवी स्कूल, ये दोनों स्कूल किसके भाग हैं? हनाफी स्कूल के, ठीक है। तो ये जो सैयद अहमद रायबरेली का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि इन चारों प्रकार के जो स्कूल ऑफ थॉट हैं उसमें एडजस्टमेंट करना, और हनाफी स्कूल में भी जो 2 प्रकार के जो स्कूल हैं देवबंद और बरेलवी, उनमें भी सामंजस्य स्थापित करना। बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं कि वहाबी स्कूल जो है वो एक कट्टरवादियों लोगों का संगठन हो गया, और उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जिहाद की घोषणा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट होमलैंड चाहिए। तो ये उनके बहुत जबरदस्त रेडिकल विचार थे। बाद के वर्षों में उन्होंने 1857 की क्रांति में भी बहुत जबरदस्त रूप से भाग लिया, और जिसके कारण से अंग्रेज सशंकित हो गए, और इस कारण से 1870 आते आते ये जो बहावी स्कूल्स, जो बहावीज हैं, बहावी जो थे, उनको सख्ती से निपटा, जगह जगह उनको फांसी पर चढ़ाया गया, और जिसके कारण से 1870-80 आते आते बहावी का जो प्रभाव है वो हिंदुस्तान से धीरे धीरे खत्म हो गया या कमजोर पड़ गया। दूसरा आंदोलन मुसलमानों के द्वारा क्या चलाया गया? टीटू मीर। और दोस्तों ये टीटू मीर कौन था? ये सैयद अहमद बरेलवी, जो अभी आपको मैंने बताया, उसका शिष्य था और फाउंडर ऑफ द बहावी मूवमेंट। और इन्होंने बंगाल में, आपको पता होना चाहिए, जो ईस्ट बंगाल था वहां पर किसान जो थे वो अधिकांश मुसलमान थे और जमींदार जो थे वो हिंदू थे। तो टीटू मीर ने हिंदू जमींदारों के खिलाफ जो मुसलमान किसान थे उनको जबरदस्त रूप से मोबिलाइज किया, और उनके साथ में जबरदस्त आंदोलन चलाया।
और अंत में 1831 में टीटू मीर को अंग्रेजी सेना ने मार दिया 1831 में। इसी तरह से दोस्तों बंगाल में एक आंदोलन शुरू हुआ जो अक्सर पीटी में पूछता है, उसको बोलते हैं फैराजी मूवमेंट। दोस्तों इसके संस्थापक कौन था? हाजी शरीयतुल्ला और बाद में इनके पुत्र दादू मियां। ये पिता और पुत्र ने फैराजी आंदोलन जोर शोर से 19वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में चलाया और ये बंगाल में चलाया गया। इसमें आपको पता ही होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हिंदू जमींदार थे और मुसलमान जो किसान थे, तो जो उनका शोषण हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने जोर शोर से आंदोलन चलाया। जगह जगह इन्होंने अपना संगठन स्थापित किया और बाद के वर्षों में हम क्या देखते हैं कि इनका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो गया कि जो मुसलमान जो किसान थे वो उनके छत्र छाया में या उनके लीडरशिप में वक्त बेवक्त जो है ना आंदोलन करते थे और फैराजीज जो है एक मजबूत संगठन के रूप में पूर्वी बंगाल में उभरा। बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने इनको दबाना चालू किया और क्योंकि ये कहते थे कि कोई रेंट मत दो, जमींदारों को कोई रेंट नहीं दो, प्लांटर्स को कोई रेंट नहीं दो, जिसके कारण से इन्होंने अपना खुद का कोर्ट स्थापित कर लिया था। इसके कारण से अंग्रेजी शासन जो है ना इनके खिलाफ हो गए और बाद के वर्षों में दादू मियाँ को अनेक बार अरेस्ट किया गया और उसके बाद में 1862 में दादू मियाँ की मृत्यु होने के बाद में यह आंदोलन कमजोर पड़ गया, लेकिन फिर भी यह आंदोलन चलता रहा। और जैसा कि आपको मालूम है कि 1905 में जो जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसमें फैराजियों ने इसका समर्थन किया था और उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में कम से कम एक राज्य ऐसा तो है जहां पर कि हम लोग बहुमत में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1905 तक जो है वो केवल मुसलमान किसी भी राज्य में पूर्ण बहुमत में नहीं थे। तो उन्होंने इसका समर्थन किया कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत होगा और उनका शासन होगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों एक अहमदिया मूवमेंट हुआ। आपको पता होना चाहिए कि अहमदिया को पाकिस्तान में मुसलमान नहीं माना जाता है और उन पर बहुत ज़्यादा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, अनेक प्रकार के बंदिश उन पर लगाए गए हैं। ये अहमदिया सेक्ट जो है वो इस्लाम में किसने शुरू किया? मिर्जा गुलाम अहमद और इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? कादियान में। अहमदिया सेक्ट ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी और जिहाद का विरोध किया। जो विश्वव्यापी जो ब्रदरहुड है, भाईचारा है, उस पर उन्होंने जोर दिया। जिहाद का विरोध किया। उन्होंने पश्चिमी जो वेस्टर्न जो एजुकेशन था उसको प्रोत्साहित किया और सुन्नी मुसलमान अहमदिया से इसीलिए चिढ़ गए कि अहमदिया ने कहा कि जो गुलाम अहमद जो है वो मसीहा के रूप में मुसलमानों के बीच में आए हैं ताकि शांति स्थापित किया जा सके, नैतिकता स्थापित किया जा सके। तो ये जो मसीहा का जो कंसेप्ट है इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध शिया और सुन्नी वाले लोगों ने किया, क्योंकि उनका मानना है कि मोहम्मद
मोहम्मद साहब जो हैं वो अंतिम पैगंबर हैं, ठीक है, अंतिम लास्ट अल्लाह के अंतिम पैगंबर हैं, ठीक है। तो अब दूसरा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। तो इसीलिए अहमदिया लोगों के खिलाफ पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान हो गए हैं और उन पर बहुत जाति की जाती है, उन्हें मुसलमान भी नहीं माना जाता आज की तारीख में, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की ओर। इसकी शुरुआत किसने किया था? सर सैयद अहमद और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ये क्या थे? जज थे। रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया। सबसे पहले तो एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना किया अलीगढ़ में, और वही बाद में कन्वर्ट होकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। तो दोस्तों इस मूवमेंट का जो बेसिक जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि चूंकि मुसलमान शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, गवर्नमेंट के जो विभिन्न ऊंचे पद हैं वहां पर मुसलमानों का कोई पहुंच नहीं है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा से अपने को तौबा कर लिया था। बहुत दिनों तक अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने कभी आत्मसात नहीं किया। तो जो बैकवर्डनेस जो मुसलमानों में घुस गया था, तो इसके तहत में सैयद अहमद ने इसको दूर करने का प्रयास किया, और जिसके कारण से उन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट को शुरू किया। इनका जो बेसिक जो कथन था वो ये था कि समय के साथ में इस्लाम को भी परिभाषित किया जाना चाहिए, और यदि कोई इस्लामिक टीनेट्स जो सिद्धांत हैं अगर रीजन से या कंसाइंस से मेल नहीं खाता है या वक्त के साथ में उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, तो उसे हमें छोड़ देना चाहिए। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा पर भी बहुत जोर शोर से उस पर ध्यान दिया, और मुसलमानों को उन्होंने एग्जॉर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप लोग भी जो है ना पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण करें, और इसके लिए उन्होंने बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी स्थापित किया। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने जो रेखांकित किया, उस शुरुआती दौर में वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान जो है इस देश के दो आंख हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। बहुत सारे जो कस्टम ट्रेडिशन जो हिंदुओं के हैं उन्होंने मुसलमानों ने आत्मसात कर लिया। बहुत सारे जो मुसलमानों के कस्टम और ट्रेडिशन है उसको हिंदुओं ने आत्मसात कर लिया हुआ है। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन बाद के वर्षों में उनका यह नजरिया पूरी तरह से बदल गया, और उन्होंने कहा कि जैसे कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमानों को भागीदारी नहीं करना चाहिए, और इसलिए देवबंद स्कूल ने उनके खिलाफ में फतवा भी जारी किया 2 साल बाद। वो ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि चूंकि मुसलमान अभी बैकवर्ड हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी या राजनीतिक लड़ाई लड़ने में अभी समर्थ नहीं है, उनको अंग्रेज हुकूमत द्वारा दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है। दूसरी बात है कि हिंदुओं के द्वारा कांग्रेस का डोमिनेशन कर लिया जाएगा, जहां पर कि मुसलमानों की पूछ पड़क ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि उन्हें डर था कि जिस तरह से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को खोला है,
तो कहीं अंग्रेजों का अगर चाबुक चलेगा तो हो सकता है कि जो उनके जो शैक्षणिक संस्थान हैं उस पर भी उसका असर पड़ेगा। तो इसके कारण से वो राजनीति से दूर रहना चाहते थे और अंग्रेजों के खिलाफत नहीं करना चाहते थे। 1898 में उनकी मृत्यु हो गई। और यही बात हम बाद में इकबाल के साथ भी देखते हैं कि शुरू में तो इकबाल ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत बड़े पक्षधर थे वो, लेकिन जब वो 1938 में मरे उसके 2-3 साल पहले उन्होंने मुस्लिम होमलैंड की बात करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो सेपरेटिस्ट जो विभाजनकारी जो सिद्धांत है इसकी रूपरेखा भी जो है सर सैयद अहमद खान और बाद में इकबाल के द्वारा मुसलमानों के बीच प्रस्तुत किया गया। और इसी सिद्धांत को बाद में 2 नेशन थ्योरी का 2 राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया और 1940 में इसका प्रकटीकरण जो है वो पाकिस्तान रिजोल्यूशन के द्वारा किया गया। और बाद में 1947 में अंग्रेजों की मदद से हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया 2 राष्ट्रों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था ये देवबंद स्कूल जो सहारनपुर में है इस्लामिक सेमिनरी का बहुत बड़ा संस्थान है बहुत दिनों से, और ये प्रिस्टाइन या प्योर इस्लाम की बात करता है। तो उस जमाने में भी इसने कुरान और हदीस के जो टीचिंग्स हैं, जो उसके जो सिद्धांत हैं उसको लागू करने का प्रयास किया था। और दूसरा जो पॉइंट था कि जो फॉरेन रूलर्स खास करके अंग्रेज के खिलाफ जिहाद, ये 2 उसके मकसद थे कि एक तो इस्लाम को कुरान और हदीस के में जो लिखे गए हैं उस पर व्याख्या होना चाहिए और बाकी जितने भी चीज़ें हैं जो इस्लाम में घुस गए हैं उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरा फॉरेन हिंदुस्तान को जो अंग्रेजों ने जो गुलाम बना के रखा है उसके खिलाफ में सतत जिहाद करना चाहिए, होली वार करना चाहिए। ये 2 मकसद था। और इसके जो 2 प्रवर्तक थे उसको आपको याद रखना होगा, मोहम्मद कासिम ननोतवी और दूसरा रशीद अहमद गंगोही। ये 2 इसके बहुत बड़े धर्म सुधारक थे। दोस्तों राजनीतिक क्षेत्र में इसने कांग्रेस की स्थापना का बहुत समर्थन किया और मुसलमानों को प्रेरित किया कि वो कांग्रेस का सदस्य बने और ब्रिटानी हुकूमत को, फिरंगी हुकूमत को हिंदुस्तान से सफाया करे, ये इसका उद्देश्य था। और इसीलिए जो सैयद अहमद खान ने जो मना किया था कि मुसलमान कांग्रेस के सदस्य ना बने, तो इसके खिलाफ में सैयद अहमद के खिलाफ में देवबंद स्कूल ने फतवा भी जारी किया था। आज भी देवबंद स्कूल जोर शोर से यूपी में चल रहा है, पश्चिमी यूपी में। दोस्तों इसके अलावा 2 और जो इम्पोर्टेंट जो समाज धर्म सुधार हुए उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला था थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना मैडम ब्लावेस्टकी और एच.एस. ओलकॉट के द्वारा न्यूयॉर्क यूएसए में की गई थी। बाद में अडियार कहाँ है, मद्रास के पास में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। ठीक है, अडियार। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि जो हिंदू धर्म या बुद्धिज्म है, जो पारसी धर्म है, ये सब पुराने धर्म हैं, इसको रिवाइव करना और इसके जो अच्छे अच्छे जो शिक्षाप्रद जो बातें हैं उसको अनुसरण में लाना। इसने हिंदू धर्म के जो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सॉल, माने जो आत्मा का एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने का जो सिद्धांत है,
डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म जो मैंने आपको कल बताया था, इन सब सिद्धांतों को थियोसॉफिकल सोसाइटी ने आत्मसात किया और उसने बताया कि हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है जिसके कि जो प्राचीन जो वैभव हैं वो अतुलनीय है। तो एक विदेशी बाद में जो है ना एनी बेसेंट जब 1893 में हिंदुस्तान आई, 1893 में, बाद के वर्षों में वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हुई थी और लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में, उसमें एनी बेसेंट की जबरदस्त भूमिका रही थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण महिला थी स्वतंत्रता आंदोलन में और धर्म सुधार आंदोलन में, और थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड भी 1893 के बाद वो बनी, खास करके 1897 के बाद जब ओलकॉट की मृत्यु हो गई, एच.एस. ओलकॉट की 1897 में। तो दोस्तों, एक पश्चिमी देश के लोगों के द्वारा हिंदू धर्म को बढ़ा चढ़ा करके और उसका गुणगान करना, इसका इफेक्ट क्या हुआ? इसका इफेक्ट ये हुआ कि जो हिंदुस्तानी अभी तक नैतिक रूप से दबे हुए थे, उनमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की भावना जो घर कर गई थी, और खास करके ईसाई मिशनरियों ने जो इस तरह की भावना उनमें प्रवाहित कर दिया था, तो अब जो है खास करके मिडिल क्लास जो है, उससे हिंदुस्तानी मिडिल क्लास इससे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। तो एक तरह इसका ये इम्पैक्ट रहा, प्रभाव रहा। और दूसरा, बहुत सारे जो हमारे देश के इतिहासकार, उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रेरित होकर के उन्होंने हिंदू धर्म और खास करके वेदों का, उपवेदों का, इनका अध्ययन करना शुरू किया। और इसके अतिरिक्त जो एनी बेसेंट का जो योगदान है, वो सबको मालूम है कि उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किया था, जो बाद में चल करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में विख्यात हुआ, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों, ये तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का योगदान रहा हमारे देश के सामाजिक और धार्मिक सुधार में। और अंत में सिखों में भी जबरदस्त आंदोलन चला, और वो क्या था कि आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म में जो सारे जो गुरुद्वारा थे वो उदासी महंत के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे, विद द सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये जो गुरुद्वारा पर पूरी तरह से जो महंतों का कब्जा हो गया था, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया था। अकालियों ने इसके खिलाफ में संघर्ष किया, और 1922 में, बाद में 1925 में अंग्रेजी हुकूमत को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और कानून बनाने के लिए बाध्य किया, जिसके तहत में इन महंतों से गुरुद्वारा के प्रबंधन का जिम्मा ले लिया गया। हालांकि बहुत सारे लोगों की इसमें जाने भी गई, लेकिन अंतोगत्वा जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के हाथ में सारे गुरुद्वारा के प्रबंधन आ गए। एक काम तो उन्होंने ये किया। दूसरा, जगह जगह अकालियों ने खालसा कॉलेज की स्थापना किया, जहां पर कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति और ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति, माने हिंदुस्तानी शिक्षा पद्धति, दोनों प्रकार के शिक्षा दी जाती थी, और लाहौर जो है उसका सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है। तो दोस्तों, लेकिन कोई भी बात जो क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा या ब्रह्मो समाज के द्वारा या रामकृष्ण मिशन के द्वारा या आर्य समाज के द्वारा जो भी सुधार कार्यक्रम लाए गए पंजाब में,
अगर वो गुरु के उपदेशों से भिन्न था तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपना पहचान सुरक्षित रखा। तो ये अकालियों का सबसे बड़ा योगदान रहा और जिसके कारण से आज की तारीख में वो एक अलग धर्म के रूप में पंजाब में स्थापित है। और पंजाब के विभाजन के बाद में अभी पंजाब में वो हरियाणा के अलग हो जाने के बाद में सिखों की मेजॉरिटी पंजाब में है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में सिखों और मुसलमानों और पारसियों ने तो 1951 में ही जो है उन्होंने धर्म सुधार कार्यक्रम शुरू कर 1851 सबसे पहले हमारे देश में सुधार कार्यक्रम, सामाजिक सुधार कार्यक्रम पारसियों ने किया। और उनके धर्म में जो भी विसंगतियां आ गई थी या महिलाओं के जो उनकी स्थिति थी उसको सुधार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए उन्होंने जबरदस्त रूप से दादा भाई नौरोजी, फरदून जी, इनकी अध्यक्षता में पारसी समाज का पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1950 आते आते पारसी हिंदुस्तान के सबसे एडवांस्ड कौम के रूप में स्थापित हो गए। ये